तो क्या बताया मैंने बोला कि if one joule of the work is done to move one unit positive charge from infinity to any point in an electric field, potential of that point is 1 volt. तो उस जगह की पोटेंशियल हो गई 1 वोल्ट। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर आप इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आओगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस जगह का पोटेंशियल होता है। अगर 1 जूल ऑफ द वर्क डन करना पड़ेगा तो उस जगह का पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है Q और R, अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको 1 कूलम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लेकर के जानी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और अगर यहाँ पे आपको 1 जूल ऑफ द वर्क डन करना पड़ता है तो इस दोनों के बीच में Q और R के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हो जाएगा 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन ऐसे करोगे, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 coulomb of positive charge from one point to another, then difference between that two points will be 1 volt. ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। इफ 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के गए और अगर आपको वहां पे 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, इस दोनों Q और R के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको एक्सटर्नली क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सेल या बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? सेल यूज करना पड़ता है या फिर बैटरी को यूज करना पड़ता है, सेल और बैटरी। लेकिन अगर इसी दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना हो तो आपको वोल्ट मीटर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें आपको करंट की मेजरमेंट करनी है तो आपको एमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर जो है हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ऐसे वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है लो, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा हाई होगी और करंट की वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा लो होगी। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई, करंट जो है काफी कम होगा, जबकि यहाँ पे सारी की सारी करंट पास करेगी और इसका जो रेजिस्टेंस ये एमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम होगा। ठीक है, इसको हमेशा सीरीज में लगाएंगे एमीटर को और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। ओके, इतने पॉइंट क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ से रिलेटेड? चलिए अगले टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो ना आप लोग? ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हो? यस सर। हाँ, नोट डाउन करते जाना, इसकी रिवीजन कर लेना। आज मैं फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूंगा। एक सर्किट डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो सर्किट डायग्राम में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वहां पे इफ स्विच इज ऑन तो वैसी कंडीशन में हमेशा वहां पे करंट का डायरेक्शन दिखाना है, करंट का डायरेक्शन निश्चित रूप से दिखाना है। ये अगर नहीं दिखाओगे तो आंसर गलत होगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अगर स्विच को ऑन रखा है तब, ऑफ रखा है तो वहां पे नो करंट। तो सर्किट बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, अगर कभी मान लीजिए कि आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस और फिक्स रेजिस्टेंस दोनों एक ही कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए बोल दिया, कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स दे दिया और आपको बोला गया कि वेरिएबल रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टेंस ये सब एक ही सर्किट में लगाइए, तो कैसे लगाएंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है फिक्स रेजिस्टेंस हो गया और आपको यहाँ पे एक तो फिक्स रेजिस्टेंस दे दिया, दूसरा दे दिया आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्विच की, वायर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब चीजें आपको दे दिया गया वहां पे कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे एक जो है पावर सप्लाई में बैटरी या सेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बैटरी जो है अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो बैटरी में आपको हमेशा जो है 2 या 3 सेल लगानी पड़ेगी और जब भी ये सेल बनाएंगे तो सबसे स्टार्टिंग वाली जो पॉइंट है वो पॉजिटिव, सबसे एंड वाली नेगेटिव। इसमें जो है आप बीच में पॉजिटिव नेगेटिव मत दिखाइएगा, सबसे स्टार्टिंग और एंडिंग में ही दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब भी लगाया जाता है तो उसका एक एंड फ्री होता है, ये वाली एंड फ्री हो गई, दूसरे वाले वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली एंड हमेशा फ्री रखना है, ये वाली वायर की एंड यहाँ पे कनेक्टेड होगी। अब यहाँ पे आपने लगा दिया एमीटर और इधर लगा दिया आपने वोल्ट मीटर। स्विच की लगा दीजिए बीच में, स्विच की हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के बगल में लगाइएगा। स्विच की इस चीजों का ध्यान रखना है, नेगेटिव टर्मिनल के बगल में स्विच की लगाना है, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वहीं पे, पॉजिटिव की तरफ मत लगाना कभी। ये लगा दिया। अब जो है आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए, सारी चीजें हो गई यहाँ पे।
देखो रेजिस्टेंस हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ये हो गया, स्विच की यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, वायर्स लगे हुए हैं, ये एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, बैटरी हो गया। अब जब आपने इसको क्लोज कर दिया है तो निश्चित रूप से ध्यान रखना है वहां पे करंट की फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की फ्लो हो रही है, वोल्टमीटर में पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव की बैटरी के पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें कंबाइन हो गई, इस तरह से हम लोग कंबाइन करें। कोई डाउट इसमें किसी को? पूछो। अगर सर इसमें रिवर्स स्टैंड लगाना हो तो यही हुआ ना रिवर्स स्टैंड, इसी को तो बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही रिवर्स स्टैंड बोलेंगे। नहीं फोटो खींचेंगे इसलिए तो 2 घंटे का पेपर है कि फ्रंट में सॉल्व होता है। अगर आप इंग्लिश मिटा दो तो फिर रहेगा तो उसमें मैं कॉपी पे लिख लेंगे, इसलिए पहले वाले में मिट गया था ना, तुमने कॉपी पे किया था ना। एक्चुअली सर बोलो। लेकिन सर एनसीईआरटी में दोनों की स्टेटिस्टिक्स अलग है। अगर इसमें लिखा है कंपोनेंट यूज टू वेरिएबल रेजिस्टेंस में रिवर्स स्टैंड लिखा हुआ तो है, डायग्राम में बना हुआ तो है। अगर सर इसकी 9th पॉइंट में देखो, 9.203 पेज नंबर पे देखो। फिर पैटर्न की डेफिनेशन अलग-अलग दे रखी है एनसीईआरटी ने। क्या डेफिनेशन दे रखी है? पूछो, बोलो। अगर उसमें लिखा है अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्सेज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो उसके बाद उसके बाद है रिवर्स स्टैंड दे रखा है इट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो इससे रेजिस्टेंस ही तो चेंज होगा और क्या चेंज होगा? अगर आप यहाँ पे लगा रखे हो, जैसे मान लो ये 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर आपने यहाँ पे 1 पे लगा रखा है तो सबसे कम रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ से करंट आ रही है, इधर से करंट आ देखो इस पॉइंट ए से जब कनेक्शन होगी तो 2 वोल्ट सर्किट में आएंगे और उस वक्त आपको यहाँ से वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, यहाँ से आ जाएगी करंट की रीडिंग। तो करंट की जो भी रीडिंग आएगी, आप अब तो आपका कोई प्रैक्टिकल है नहीं तो अब आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा। अगर मान लो यही आ गया ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, तो एमीटर की जो करंट होगी, एमीटर की करंट यहाँ पे आप शो करोगे, सपोज कीजिए कि ये 0.4 एम्पीयर की करंट है, तो 2 वोल्ट पे लगाने पे 0.4 एम्पीयर की है। अगर यहाँ पे हमने 4 वोल्ट पे बी से कनेक्ट किया, पहले ए से कनेक्ट किया था, अब बी से कनेक्ट किया, तो बी से कनेक्ट करने पे 2 बैटरी आ गए सर्किट में, 4 वोल्ट हो गए। देखो 2 बैटरी है ना सर्किट में, तो यहाँ पे 4 वोल्ट हो गए। मैंने स्विच की तो बनाया, ये स्विच की बना दी। अब यहाँ पे आ गया 0.8 एम्पीयर। अब अगर आप सी पॉइंट से कनेक्ट करोगे, सी पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे 6 वोल्ट आ गया और ये हो गया कितना 1.2 एम्पीयर, 0.4 एम्पीयर से बढ़ रहा है ये। फिर आपने डी पॉइंट से जब कनेक्ट किया यहाँ से तो ये आ गया 8 वोल्ट और ये आ गया कितना 1.6 एम्पीयर। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ती जा रही है, वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ती जा रही है, मतलब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करोगे, दैट कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, है ना। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी आ सकता है, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन होगा दिस इज द नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन मत लिखिएगा, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, वहां पे ये जो रेजिस्टेंस है इसी ये कांस्टेंट हो गया इस सर्किट का, जिसकी की एसआई यूनिट हो जाएगी ओम। एसआई यूनिट इज ओम। ओम्स लॉ है, मतलब ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसको वेरीफाई किया था। और इसका डेफिनेशन, ओम्स लॉ का डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ओम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, सुन लीजिए। करंट, सुनो, इसमें चेंज मत करना अपने अकॉर्डिंग, डेफिनेशन में कोई भी चेंज मत करना। करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली proportional to potential difference applied across conductor when critical condition like temperature
temperature remains constant. Current produced in the circuit is directly proportional to potential difference applied across conductor when physical condition like temperature remains constant. तो अब यहाँ से दो चीजें पहले लिख लो, फिर मैं इसका दो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से। देखो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात है वो ये है कि करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। जो डेफिनेशन भी वैसे ही बनाना है, करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट बिकॉज इट इज द करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड। वोल्टेज के लिए तो हमने बाहर से लगा दिया वोल्ट, ये बैटरी वोल्टेज के लिए, लेकिन करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस वोल्टेज। तो आपको डेफिनेशन भी ऐसे ही बनानी है। वाला पॉइंट क्लियर हुआ? करंट इज प्रोड्यूस्ड। आप कभी भी गलती से भी ऐसा नहीं लिखेंगे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये इसकी आउटकम है, ये इसका लॉ नहीं है, ठीक है, ये आउटकम है इसका। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इतना लेट लतीफ होने से काम चलेगा बच्चा? हाँ मैं क्या बोल रहा था? हाँ सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा था कि इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो बता दिया आपको मैंने कि करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, ठीक है, ये अगर बोलोगे तो गलत हो जाएंगे और मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, इस सर्किट में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं? रीजन पहला पॉइंट, रीजन नंबर 1, टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखेंगे? क्योंकि आपको याद हो कि आपने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, उसमें टेम्परेचर भी एक फैक्टर था, तो इसलिए हम टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। पहला पॉइंट के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखेंगे। दूसरा चीज, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे कैसे? तो इसमें जो ये स्विच की है इसको सिर्फ तभी ऑन किया जाएगा जब आपको रीडिंग लेनी है। मतलब सारे वायर्स को कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट करने के बाद लास्टली आप इसकी जो स्विच की है उसको ऑन करेंगे, ओके। हाँ, क्योंकि वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है इस सर्किट में। इज इट क्लियर? अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो है VI ग्राफ ऐसे बनाते हैं। VI जो है एक्स एक्सिस पे और V जो है होता है वाई एक्सिस, VI बनाते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि वोल्टेज है 2468 वोल्ट है। अगर आपको ग्राफ बनाने दिया जाएगा तो ग्राफ बनाने के लिए आपने पहले से सीख रखा है, यहाँ पे जो लिखेंगे उसके बगल में यूनिट लिख देंगे उसका, और करंट जो है यहाँ पे इसके बगल में इसका यूनिट लिख देंगे। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो करंट है वो करंट आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 0.4, 0.8, 1.2 एंड 1.6, ये आपने वहां पे मेंशन कर दिया। अब इसकी जब ग्राफ बनाएंगे 2 वोल्ट पे 0.4 एम्पियर, 2 वोल्ट पे आ रहा है 0.4 एम्पियर, मतलब पहला पॉइंट आपके यहाँ पे आए। 4 वोल्ट पे 0.8 एम्पियर, 4 वोल्ट यहाँ हुआ, 0.8 एम्पियर यहाँ हुआ। फिर आया 6 वोल्ट पे 1.2 एम्पियर, 6 वोल्ट पे 1.2 एम्पियर, तीसरा पॉइंट यहाँ हुआ। फिर 8 वोल्ट पे आया 1.6 एम्पियर, ये रहा चौथा पॉइंट। इस सारे पॉइंट्स को आप आपस में कनेक्ट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सिर्फ तभी बनेगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर वहां पे वैरी कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो रेजिस्टेंस हो गया, आपने पढ़ा है कि ये जो स्लोप है, इस स्लोप की वैल्यू अगर निकालनी हो तो स्लोप की वैल्यू हम निकालते हैं y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है दैट डिवाइडेड बाय x एक्सिस, और y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है दैट इज फॉर वोल्ट एंड x एक्सिस पे I। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो R v by I, देखिए R हो गया v by I, है ना, v by I यहाँ पे हो रहा है, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो ये जो स्लोप दिख रही है वो स्लोप किस चीज के लिए है? वो स्लोप है रेजिस्टेंस के लिए, ओके, स्लोप रेजिस्टेंस के लिए है। अच्छा, कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि करंट तो डिपेंडेंट फैक्टर है, करंट डिपेंडेंट फैक्टर है ना, और जब डिपेंडेंट फैक्टर है तो हमने उसको x एक्सिस पे क्यों लिया? मान लो ये क्वेश्चन आ गया, करंट डिपेंडेंट फैक्टर है तो x एक्सिस पे क्यों लिया जाएगा? बताओ, आप लोग बताओ इसका आंसर, कोई भी बच्चा बताओ, है तो साइंस का ही क्वेश्चन ना, बताओ। बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि जो डिपेंडेंट फैक्टर होता है उसको तो हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं, पता है ना आप लोग को ये बात। तो डिपेंडेंट फैक्टर तो y एक्सिस पे लेना चाहिए। यहाँ पे तो करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट है करंट, तो उसको लेना तो चाहिए y एक्सिस पे। फिर हम x एक्सिस पे क्यों लेते हैं? उल्टा रखते हैं यहाँ पे। उल्टा इसलिए रखते हैं क्योंकि कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल फ्लो एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए यहाँ पे उल्टा रखा जाता है, ओके। तो ये चीज भी याद रखेंगे। अगर मान लो इस तरह का हाई ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको मैथ साइंस को कंबाइन करके फिर आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, ये स्लोप की जो एंगल है, ये स्लोप की एंगल हमेशा करंट की एक्सिस से मेजरमेंट करनी है। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से 2-3 स्लोप दिए हुए हों, और ये V है, ये I है, और ये हो गया R1 और R2, आपसे पूछा कि इसमें किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी? R1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप एंगल देखोगे किससे? करंट की एक्सिस से देखोगे, ठीक है। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है यहाँ तक में? चलो, ये एंगल ज्यादा हो गई। अगर मान लो इसी में आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा और दूसरी चीज पूछ लिया, पूछा कि आपको R1 और R2 में किसको आप गुड कंडक्टर के फॉर्म में घर में अप्लाई करोगे? R2 को अप्लाई करोगे। R2 का लेस रेजिस्टेंस है तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर सारे बच्चे को? अगर इसी में मान लीजिए कि VI की बजाय IV ग्राफ दे दिया, IV ग्राफ दे दिया, और ये जो है इस तरह से स्लोप दे दिए R1 एंड R2,
और पूछा कि R1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इज इट द रेजिस्टेंस? नो सर, नहीं, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? कंडक्टेंस है। कंडक्टिविटी पे मत जाइए, कंडक्टिविटी तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं आता। कंडक्टिविटी इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टेंस इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस कम। आप अगर लिखना चाहो तो कहीं पे लिख लो। हाँ, कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस इज 1 बाय रेजिस्टेंस, दिस इज 1 बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो R1 है, ये R1 यहाँ पे कंडक्टेंस को ही शो कर रहा है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर मान लो इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो एंगल को कहां से देखोगे? आई से ही देखोगे। यहाँ पे R1 और R2 में किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी? और किसकी कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी? R1 की कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि R1 की जो है रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेन, SIEMEN, सीमेन। सर आपने तो हाँ, किसी बच्चे नहीं बताया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अब कर दूं ना, फोटो वोटो तो नहीं लेना किसी को? नहीं, फोटो लेना तो साइड में मेरा ये तो पता चलेगा ना। मैंने लाइव वायर, न्यूट्रल वायर तो नहीं आएंगे, लेकिन फ्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, फ्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फ्यूज के क्वेश्चन आएंगे, तो लग रहा है तो मैं बताऊंगा ही। अच्छा चलिए नेक्स्ट फैक्टर में आ जाते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं वो 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो रेजिस्टेंस का है वो है लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस एक्चुअली कोलिजन ही तो है ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच का। जब कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, तो मतलब जितना कोलिजन होगा उतनी उसकी रेट ऑफ स्पीड, जो रेट ऑफ मूवमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी, और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब थिक वायर, अगर हम एक थिक वायर की बात करते हैं और एक थिन वायर की बात करते हैं, तो थिन वायर में एरिया कम है, यहाँ पे एरिया हाई है, और यहाँ पे एरिया मोर है, और यहाँ पे एरिया लेस है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रेजिस्टेंस, जिसका एरिया ज्यादा वहां पे रेजिस्टेंस लेस, और जिसका एरिया कम वहां पे रेजिस्टेंस हाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थिन वायर और थिक वायर से भी दे सकता है, थिक वायर और यहाँ पे थिन वायर। मान लो यही क्वेश्चन दे दिया कि एसी को कनेक्ट करना है, एसी को कनेक्ट करने के लिए हम थिन वायर यूज करेंगे कि थिक वायर यूज करेंगे? थिक वायर यूज करेंगे। क्यों थिक वायर यूज करेंगे? हाँ, उसकी जो है ज्यादा करंट चाहिए ना उसमें, तो जब ज्यादा करंट चाहिए तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी उसके लिए, तो जब रेजिस्टेंस कम होगी उसके लिए, तो उसके लिए जो है हमें थिक वायर को यूज करना पड़ेगा। और अगर बल्ब में कनेक्ट करना है या ट्यूबलाइट में कनेक्ट करना है तो थिन वायर का यूज करेंगे, ओके। अगर सर ठीक कर दी तो प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा क्यों करना है फालतू। थिक वायर जो है ज्यादा खर्च आएगा ना, उसका घर में इतने सारे कनेक्शन करने हैं तो उसमें खर्च ज्यादा आ जाता है, तो इसलिए जो है आप करने को तो जैसे कॉपर की बजाय सिल्वर के भी वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन करने ही क्यों, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए जो है हम लोग खर्चे को भी तो बचाएंगे ना, और अगर जल गया वायर तो और टेंशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड फैक्टर जो है दैट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ वायर। इसमें जो ये मतलब R स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब होता है। अगर याद रखना चाहो तो याद रख लो, नहीं याद रखना चाहो तो कोई बात नहीं। R स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो उसका क्यूब इसके R स्क्वायर से बढ़ेगा। फोर्थ फैक्टर होता है R डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वायर। R डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वायर। नेचर का मतलब है कि अगर वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। अगर वो गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस लेस होगी, तभी वो गुड कंडक्टर है। और अगर बैड कंडक्टर है तो बैड कंडक्टर होने का मतलब युवा की रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? हाई होगा, तभी वो बैड कंडक्टर है, ओके। ये चारों फैक्टर क्लियर हो गए। अब इस चारों फैक्टर में यहाँ से थर्ड और फोर्थ से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन मेरे PE1 या 2 में शायद एक क्वेश्चन होगा कि एक बल्ब है और वो बल्ब ग्लो हो रहा है, उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 10 ओम है, लेकिन जब वो ग्लो हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ करके 100 ओम हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये दोनों फैक्टर जो है वो थ्योरेटिकली होंगे, इसलिए इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। अब आ जाते हैं ये दोनों फैक्टर जो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर है, तो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर को अगर आप कंबाइन करोगे तो R will be directly proportional to L and R will be inversely proportional to area of cross section। कंबाइन कर दो, R will be directly proportional to L upon A। तो यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करोगे, दैट कांस्टेंट इज रो इनटू L अपॉन A। रो जो है यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्या है? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टिविटी है, जिसकी की SI यूनिट क्या होती है बच्चों?
ओम मीटर, दिस विल बी द एसआई यूनिट। अगर इसी की ऐसा कभी कोई क्वेश्चन में एसआई यूनिट को डिराइव करने के लिए बोल दिया, डिराइव एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल, R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो रो इक्वल टू क्या हो गया? R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल हो गया। R की यूनिट बताओ ओम, एरिया की यूनिट बताओ मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट बताओ मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर कट गया तो इसकी ऐसा यूनिट आ गई ओम मीटर। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट यहाँ से रिलेटेड? सबको क्लियर है? तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स जो हम लोग यूज करेंगे, तो फैक्टर्स से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ये इसी पे बेस्ड होंगे। R इक्वल टू रो L बाय A। अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का एक्चुअल मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है। अब कर दूं बच्चों, इसको लिखना है, किसी को फोटो वोटो क्लिक करना है तो कर लो, थोड़ा ज्यादा स्पीड हो गया, दोनों चैप्टर करना है। उससे ना जल्दी मिटाने वाला था तब आधा सुनता था तो क्या लगता है। तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? या रेजिस्टिविटी है क्या? जब किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी हम निकालते हैं, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम लोग एक कॉमन तरीका यूज करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आप उसका 1 मीटर क्यूब ले लो, कोई भी सब्सटेंस जिसकी भी रेजिस्टिविटी निकालनी है, क्या करोगे? 1 मीटर क्यूब ले लोगे। इस 1 मीटर क्यूब का मतलब हुआ कि लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, विड्थ उसकी 1 मीटर होनी चाहिए और हाइट भी उसकी 1 मीटर होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में जो यहाँ पे आपने वायर से कनेक्शन कर दी और इसमें आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा दिया और इधर आपने क्या किया? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर के लिए तो जरूरी भी नहीं है, आप नहीं भी कनेक्ट करोगे तो जो बैटरी यहाँ पे लगा रहे हो, बैटरी जो यहाँ पे लगा रहे हो वही बैटरी से वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप कनेक्ट करने का मर्जी है तो आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, ये हो गया वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच की तो लगाया ही नहीं, स्विच की लगाना मत भूलना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब करंट फ्लो करेगा तो अब यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा और यहाँ से आपको वोल्टेज मिल जाएगी, दोनों चीजें मिल गई। करंट पता है आपको, वोल्टेज पता है आपको, वोल्टेज, दोनों चीजें पता है, तो क्या इस दोनों चीजों को यूज करके आर निकाल लेंगे हम लोग, है ना? इक्वल टू आई आर से निकाल लोगे आर यहाँ का। तो जब आर निकल गया तो इस कंडीशन की जो आर होगी, जो रेजिस्टेंस होगी, वही रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आर इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए है, तो आर इक्वल टू रो इनटू एल, एल की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर आप इस साइड का ए देखो तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा ना, ये 1 मीटर क्यूब लिए हो तो ये 1 मीटर स्क्वायर इस पार्ट का एरिया आ गया, तो ये हो गया 1। तो यहाँ के कंडीशन में आप देखो तो R इक्वल टू रो आ रहा है ना, तो इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस की अगर आप रेजिस्टिविटी निकालोगे तो रेजिस्टिविटी निकालने का यही तरीका है। क्या तरीका है? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है जब आप उसकी लेंथ मतलब 1 मीटर क्यूब लेते हो, 1 मीटर क्यूब का आप सब्सटेंस लेते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है और वो टेम्परेचर यहाँ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? हाँ बताओ, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन कोई बताएंगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। रेजिस्टिविटी, हाँ बोलो बोलो। Resistivity is nothing but resistance. It is cross section in 1 meter square. Very good. At temperature 20 degrees Celsius. Resistivity is the resistance of any substance. ये सब्सटेंस का होता है, ध्यान रखेंगे। रेजिस्टिविटी हमेशा किसका होगा? सब्सटेंस का होगा। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, यही रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज आल्सो टर्म्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? बिकॉज़ दिस इज द रेजिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जब भी हम बोलेंगे तो वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी सब्सटेंस का होता है, रेजिस्टिविटी वायर का नहीं होता। ठीक है, वायर की लेंथ से, एरिया क्रॉस सेक्शन से, इस सबको रेजिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं। ओके, इसलिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ये है, तो वो वैल्यू आपको गिवन है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। लेंथ की थिकनेस से, लेंथ मतलब वायर की थिकनेस से, वायर की लेंथ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी का सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है और वो फैक्टर ये है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए, सिर्फ यही एक फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है रेजिस्टिविटी का। ओके बच्चों, क्लियर? कोई डाउट? कोई किसी बच्चे को पूछना है पूछो, बोलो। इसकी सर कोई और अच्छी डेफिनेशन नहीं है मतलब हमारी मैंने तो क्यूब वाली डेफिनेशन बताई थी सर, अब मुझे याद है रेजिस्टिविटी को सर सिंपल देखो मुझे तो यही डेफिनेशन ठीक है ठीक। और मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने आज तक ये लिखा होगा तो आज तक इस पे मार्क्स कटे नहीं, यहाँ तक मुझे सर पंखा क्यों लेना इस टाइम पे। आप लोग में किसी को पता है कोई बढ़िया डेफिनेशन तो तो आपके स्कूल की मैम ने बताया तो आप बताएं ना कोई, मुझे भी पता चले तो अगर अच्छा लगेगा तो अगली क्लास में हम लोग पास ऑन करेंगे या भी पास ऑन करेंगे।
The resistance offered by a wire of unit length and unit cross section engaged with us. एक ही तो बात, वो उसके बराबर यूनिट लेंथ ये रहा, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा। वो उसके अंदर चलो आगे बढ़े बच्चों, अब कर रहा हूँ। फिर आप रेजिस्टिविटी के बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, जिसमें एक वायर जहां पे खत्म होगा रेजिस्टेंस, दूसरी वायर की स्टार्टिंग वहां पे होगी, फिर वो जहां खत्म होगा तीसरे वायर की स्टार्टिंग वहां पे होगी। इस तरह से हम एंड टू एंड अगर कनेक्ट करें तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे आप डिफरेंट वायर्स भी ले सकते हो, डिफरेंट रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, सिमिलर रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर हम यहाँ पे इसमें एक वोल्टेज के लिए लगा दें और यहाँ पे हमने लगा दिया एक एमीटर, और इधर हम लगा दें डिफरेंट वोल्टेज के लिए V1, यहाँ पे लगा दिया V2 और इधर लगा दिया हमने V3 कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे करंट फ्लो तो इसी के साइड में पैरेलल वाला ड्रॉ कर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस लगाए और तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे वोल्टेज से, तो हमारे घरों में देखो यही कॉम्बिनेशन होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी अप्लायंसेस लगे होंगे सबके सब पैरेलल में ही कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज आप प्रोवाइड करोगे वो वोल्टेज इस पॉइंट पे ए और बी के बीच की वोल्टेज है ना। ए और बी के बीच की वोल्टेज है, तो ए और बी के बीच में R1 भी कनेक्ट है, R2 भी कनेक्ट है, R3 भी कनेक्टेड है। सपोज करो कि आप यहाँ से 220 वोल्ट दे रहे हो, तो ए और बी के बीच की वोल्टेज तो 220 वोल्ट ही होगी ना। अब ए और बी में R1 को क्या मिलेगा, 220 ही मिलेगा, क्योंकि ए बी के बीच में ही कनेक्टेड है। ए R2 को भी वही मिलेगा, R3 को भी वही मिलेगा, सेम मिल रहा है। याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन घर का होता है, हर जगह पे सेम होता है वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट, जितने भी हैं सबको सेम वोल्टेज, बट करंट यहाँ से जो है डिवाइड हो जाएगा।
करंट यहाँ पे जो गया I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 करंट डिवाइड हो गया। तो यहाँ से जो टोटल करंट पास ऑन हुआ बैटरी से, टोटल करंट I टोटल, दैट I टोटल विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, यही जो बैटरी से करंट निकल रही है वही करंट यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन समझो ना, बैटरी से करंट निकल रहे मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ कहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, R1 R2 R3 तीनों जगह पे डिवाइड हो रहे हैं करंट। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 30 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितनी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब वहां की करंट ज्यादा होगी। क्योंकि आपने पढ़ा है कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है। और आपको मैंने एक चीज बार बार बताया था, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे मैंने आपको हर एक जगह पे बोला था, करंट कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी इज ऑलवेज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे भी आप देखो जो करंट निकल रही है दैट इज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ पे जो करंट निकलेगी दैट इज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो I टोटल, अगर I इस टोटल निकालना हो तो I टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R टोटल हो जाएगा। टोटल करंट जो यहाँ से निकलेगी दैट टोटल करंट इज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। I टोटल इज इक्वल टू V बाय R टोटल। अगर सिर्फ I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1 होगी बच्चों। ठीक है, I1 निकालने के लिए देखो I1 यहाँ पे जा रहा है तो इसके लिए V हो जाएगा ये और यहाँ का R1। अगर I2 निकालना है तो बताओ क्या बनेगा, V अपॉन R2। I3 निकालना है क्या बनेगा, V अपॉन R3 निकलेगा। तो I टोटल इक्वल टू हो गया V बाय R टोटल, I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। V कॉमन हो गया 1 बाय R टोटल, यहाँ पे भी V कॉमन लीजिए 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V और V कैंसिल, तो 1 बाय R टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन ये हो गया। अगर यहाँ पे फॉर सिमिलर रेजिस्टेंस, फॉर सिमिलर R, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R हो जाएगा। दिस मींस 3 अपॉन R। तो R टोटल की वैल्यू आप निकालोगे तो R अपॉन 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसी का जस्ट उल्टा। R अपॉन 3 हो गया, दिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों, दिख रहा है सबको? यस सर। 3 अपॉन R हो गया। अगर इसी में n नंबर ऑफ द रेजिस्टेंसेस हो, फॉर n नंबर ऑफ सिमिलर रेजिस्टेंसेस, तो R टोटल विल बी R अपॉन n। आपने देखा होगा यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस जगह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपके पेपर में भी एक न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से बल्ब वाला। कई सारे बल्ब जो है पैरेलल में कंबाइन किए हुए हैं, वोल्टेज दिया हुआ है और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ द बल्ब्स कितने हैं। ठीक है, तो ये यहीं से क्वेश्चन होता है, इसी जगह से क्वेश्चन। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को पूछना है तो पूछो। ये सीरीज और पैरेलल दोनों के डेरिवेशन हो गए, ये हो गया सीरीज का और ये हो गया पैरेलल का। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास PE3 के असाइनमेंट है ही, तो आज जो है पूरा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए, PE3 PE4 एग्जाम्पलर जो जो चीजें हैं सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। बोलो सारा PE3 और PE4 भेज देना सर, चलो मेरी बुक पे में थोड़ा मैं देखता नहीं रहा। चलो रब करो इसको, सर भेज दो यार। भेज। तो अब हम लोग आ जाते हैं पावर में। तो पावर को, पावर की जो है इसकी फॉर्मुलेशन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। Q इक्वल टू N इंटू E, I इक्वल टू Q बाय T, P इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। Resistance in parallel will be 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए पावर का जो डेफिनेशन है बच्चों वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जब हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है। रेट वर्ड का मतलब है इन 1 यूनिट टाइम, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन के लिए आप यहाँ से फॉर्मुलेट कीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मैकेनिकल पावर के लिए है। मैकेनिक्स की पावर, मशीन की पावर जो होती है उसके लिए ये है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन की निकालिएगा यहाँ से, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V इंटू क्यू डिवाइडेड बाय T। अब Q बाय T वहां पे देखें तो ये हो जाएगा I, V इंटू I हो गया फॉर्मूला पावर का, और अब ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो आप इसको यूज करोगे कहां पे यूज करोगे, जब आपको गिवन क्वांटिटी क्या होना चाहिए, V और I गिवन होना चाहिए, तो उसके लिए यूज करोगे। दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, V के लिए IR वहां से लिख लो, IR इंटू I, तो ये हो गया I स्क्वायर R। अब ये फॉर्मूला आप कहाँ यूज करोगे, जब आपको I और R गिवन हो। तीसरा फॉर्मूला आप यहाँ से I को रिप्लेस कर सकते हो, I इक्वल टू V बाय R हो जाएगा, वहां से देखिए तो V इंटू V बाई R, तो ये बन गया V स्क्वायर बाय R। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। जब यूज कहाँ करना है, यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कांस्टेंट फैक्टर क्या है इस जगह का,
इस जगह का कांस्टेंट फैक्टर क्या है, या जो चीज नहीं पता है आपको वो चीज क्या है यहाँ पे, इस जगह का कांस्टेंट फैक्टर क्या है v, इस जगह का कांस्टेंट फैक्टर क्या है i, जो नहीं पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। पावर की जो SI यूनिट होती है बच्चों वो होती है पावर वॉट। तो पावर जब हम 1 वॉट की बात करते हैं तो 1 वॉट का डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ से निकालिए। Power is said to be 1 watt when 1 joule of the work is done in 1 second of the time. This is called as 1 watt of the power. Power is said to be 1 joule when power is said to be 1 watt when 1 joule of the work is done in 1 second of the time. तो अगर कोई अप्लायंस है जो कि 1000 वॉट का है तो इसका मतलब हुआ कि 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड ऑफ द टाइम, है ना, तभी वो पावर 1000 वॉट का होगा। या इस 1000 को आप 1 किलोवाट भी बोल सकते हो, मतलब एक ही हुआ, यही मतलब हुआ इसका भी 1 किलोवाट बोल दो या 1000 वॉट बोल दो। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है बच्चों की पावर, अगर इस वाले फार्मूला में देखो पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वाले फार्मूला में देखोगे तो पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो सीरीज में होता है। नहीं ऐसा नहीं है, सुनो बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल। आप इसको ना एक क्वेश्चन के फॉर्म में अलग लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में अलग लिख लो इसको, आप यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो इन फॉर्मूला P = I square R power is directly proportional to resistance, but in formula P = V square by R power is inversely proportional to resistance। ऐसा क्यों होगा, तो इसका आंसर लिख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन लिखिए फिर मैं इसका आंसर लिखा हूँ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन फॉर्मूला P = I square R power is directly proportional to R, but in formula P = V square by R power is inversely proportional to resistance। Why? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, चलिए लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर लिखिए, लिखाओ। When voltage is constant, voltage is constant, ये देखिए कांस्टेंट जब है तो पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, देन पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। I is constant, current is constant, P is inversely proportional to R। अच्छा आपने कुछ बोला था वो भी सही आंसर, आपने जो बोला था वो भी सही आंसर है, और आपने बोला था कि ये पैरेलल में होगा और ये सीरीज में होगा, यही बोला था ना, हाँ सही आंसर। तो आप ये हो जाएगा इन पैरेलल और ये हो जाएगा इन सीरीज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। आपस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, जरूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें दोनों का आंसर 1 वॉट आता है। बताइए आपने क्लास में भी करवाया? हाँ क्लास में भी मैंने करवाया है, मेरे शीट में भी है, लेकिन कर जरूर लीजिएगा आप लोग खुद से प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके पावर कंप्लीटेड, क्लियर हुआ सबको पावर। अब आ जाते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट में। तो पावर के जो 3 फार्मूला यहाँ पे हमने पढ़े, सबसे पहला फार्मूला था P = VI, दूसरा फार्मूला था P = I square R, और तीसरा फार्मूला था V square by R। यहाँ तक में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है किसी भी बच्चे को तो पूछ लो, नहीं पूछना। अब हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट टॉपिक में, और ये टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी समझा होगा कि कहीं पे भी जो वर्क डन होता है वही एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही हीटिंग इफेक्ट के बराबर में होता है। बहुत बार हमने ये चीजें डिस्कस की है कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस। ये हमेशा हर कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कभी फेल नहीं होती, तो इसलिए हमेशा के कंडीशन में ये सही है। तो अगर आप यहाँ से वर्क डन देख रहे हो तो ये वर्क डन देखिए V × Q हो जाएगा, तो पावर = हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमने अभी पढ़ा था। तो वर्क डन = क्या होगा, पावर इनटू टाइम होगा, पावर वर्क डन = पावर इनटू टाइम। तो वर्क डन ही हीट एनर्जी के बराबर में है, तो हीट एनर्जी = हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो हीट एनर्जी के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, हीट एनर्जी निकालने के लिए आप यहाँ पे पावर के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज कर लिए, V × I × T। ये पहला फॉर्मूला बन गया आपका VIT। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में यूज करोगे, जब आपको गिवन क्या क्या हो, V हो, I हो और T गिवन हो, तभी यूज करोगे आप, तभी इसको यूज कर सकते हो जो गिवन चीजें होंगी। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से पावर का लीजिए I square R × T, तो ये I square RT हुआ, तो ये I और RT जब गिवन हो। अच्छा कभी कभी इस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है डिराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये रहा, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करोगे इस पॉइंट से, या यहाँ से स्टार्ट करो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन = एनर्जी कंज्यूम्ड व्हिच इज हीट एनर्जी, यहाँ से स्टार्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखे पावर = वर्क डन बाय टाइम, फिर यहाँ पे वर्क डन = पावर इनटू टाइम। ये वाला जो हीट एनर्जी, फिर यहाँ से हमने ये लेके आ गया। अब ये वाला लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या लिखोगे, पावर = P = I square R। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सीधा आ गया वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर डेरिवेशन भूला जाएगा डिराइव करने के लिए, तो ये है इसका डेरिवेशन। 3 डेरिवेशन है, सीरीज का,
पैरेलल का, और ये रहा हीटिंग इफेक्ट के दूसरा का। जब भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन आएगा। तीसरा फार्मूला जो हीटिंग इफेक्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर पावर के लिए v स्क्वायर बाय r यूज कर लें, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी v स्क्वायर t अपॉन r। ये तब जब v r और t गिवन हो तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, v r और t। हमने तो v into q भी लगा। हाँ वो भी लगा सकते हैं, वो तो डायरेक्टली फार्मूला है। और इसके लिए आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, v into t, क्योंकि ये वर्क डन हीट एनर्जी है ना, तो ये हीट एनर्जी है, तो आप ये वाला डायरेक्ट लगा सकते हो। एक क्वेश्चन पे डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन है, है ना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये है आपके पेज नंबर 208, पेज नंबर 208 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जो है ना, जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट v into q से सॉल्व कीजिएगा, एकदम 1 मिनट में सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस यूज मत कीजिएगा, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। यहाँ 1 मिनट का क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। ओके, पेज नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 218 ही बोला था ना तभी मैंने 218 बोला था। सॉरी 208 नहीं 218 नॉट, इट इज नॉट 208, पेज नंबर 218 पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं बता देता हूं क्या क्वेश्चन है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। वहां पे आपको 96,000 कूलम ऑफ चार्ज दे रखा है और आपको वहां पे दे रखा है टाइम 1 आवर और पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। टाइम दे रखा है 1 आवर, कहने का मतलब 3600 सेकंड, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है हीट एनर्जी कितनी होगी वहां पे इस टाइम ड्यूरेशन में, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, मत करो, सीधा हीट एनर्जी के लिए फार्मूला अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, यही वर्क डन हीट एनर्जी है। तो वर्क डन या हीट एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा v into q। आपको v भी पता है और q भी पता है, दोनों पता है, मल्टीप्लाई करो, टाइम का कोई यूज नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आएगा। ओके, 4.8 into 10 to the power 6 जूल इसका आंसर आता है। इतना बार सॉल्व किए याद हो गया आपको। ओके चलो, तो अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें 4 क्वेश्चन है, इस 4 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में 4 क्वेश्चन है, मैं चारों की एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर ए ये है, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। टंगस्टन को यूज क्यों करते हैं बच्चों, रीजन क्या है मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो। इसका लिख लिया आप लोगों ने, रब कर दूं। टंगस्टन को यूज क्यों करते हैं बच्चों, इसके पीछे जो रीजन है सुनिए। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। बल्ब की फिलामेंट में टंगस्टन वायर को यूज क्यों करते हैं। रीजन नंबर 1, टंगस्टन एक मेटल है, हाईली मैलेबल है, इसकी थिन वायर कन्वर्ट की जा सकती है। समझ में आया, लिख देता हूं मैं। टंगस्टन इज अ मेटल, मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। 18 के ए का आंसर, टंगस्टन इज अ मेटल सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू thin wire due to malleable nature. अच्छा, ductility, due to its ductility, yes, due to its ductility से वायर्स में कन्वर्ट होती है thin wire due to its ductility। ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 1 टंगस्टन वाले पॉइंट का। पॉइंट नंबर 2, its melting point is very high, its melting point is very high, it will not melt even at high temperature, it will not melt even at high temperature। थर्ड पॉइंट, इट ग्लोज, जब गर्म होता है तो ग्लो करता है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, इट ग्लोज व्हेन हीटेड। तो ये हो गया इसके रीजन, ये 3 पॉइंट होंगे इसके, ठीक है। 18 वाला ए का। अब आते हैं 18 के बी में, 18 का बी। 18 का बी क्वेश्चन है कि why are the conductor of electric heating device such as bread toaster electric iron made of alloy rather than pure metal। So they are made of alloy because point number 1, they have higher melting point, they will not oxidize easily, even at higher temperature, second point, they have comparatively तो हम ये जरूर यूज करेंगे, they have comparatively higher resistivity। गलती से भी आप यहाँ पे रेजिस्टेंस टर्म यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, मार्क्स करते हैं इसी सब चीजों में। they have comparatively higher resistivity, they will produce more heat, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वहां पे। और कोई पॉइंट आप लोग बताना चाहते हो बताओ। चलिए 18 के सी वाले पॉइंट में आते हैं। why is सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पांचों में से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। सीरीज एंड पैरेलल दोनों के बीच में डिफरेंसेस के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, सो दैट कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व कर सकें। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंसेस के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम,
throughout the circuit, throughout the circuit. Is it required? Is it required? नो सर। नहीं चाहिए ना, क्योंकि अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट चाहिए। ठीक है, जो छोटे अप्लायंसेस होंगे उसको कम करंट चाहिए, जो हैवी अप्लायंसेस होंगे उसको ज्यादा करंट चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? करंट विल पास थ्रू सर्किट, करंट विल पास थ्रू सर्किट अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस। इज इट रिक्वायर्ड? यस, दिस इज रिक्वायर्ड। जितनी करंट रेजिस्टेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग वहां पे करंट पास करेगी। तीसरा, सेकंड पॉइंट, total resistance of the circuit will become very high. Total resistance of circuit becomes very high. Total resistance of circuit becomes low. तो यही required है ना, कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए उसकी, हीटिंग इफेक्ट कम होगा। हाँ, उससे हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल अप्लायंस कैन नॉट बी ऑपरेटेड सीरीज में। इंडिविजुअल अप्लायंस कांट बी ऑपरेटेड, नहीं ऑपरेट कर सकते इंडिविजुअल अप्लायंस को। यहाँ पे इंडिविजुअल अप्लायंस कैन बी ऑपरेटेड, इंडिविजुअल अप्लायंस कैन बी ऑपरेटेड। लास्ट पॉइंट जिसका हम लोग लिखेंगे, इफ वन अप्लायंस विल फ्यूज, वन अप्लायंस विल फ्यूज, complete circuit will stop working, the complete circuit will stop working। जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होता, appliance fuses, बिल्कुल सही, there will not be any effect, not be any effect on other appliances। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, ये एक दूसरा बल्ब है और ये एक तीसरा बल्ब है। इस सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे एक बैटरी से। इसमें जा रही है 1 एम्पियर की करंट, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, तीनों में 1 एम्पियर की करंट जा रही है। अगर इसमें से एक अप्लायंस यहाँ से जो करंट निकल रही है वो निकल रही है 3 एम्पियर, बैटरी से करंट आ रही है 3 एम्पियर की, ये 3 एम्पियर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब क्वेश्चन में ये आया कि बीच वाला बल्ब फ्यूज हो गया। अब जो है ये जो बल्ब ए है और बल्ब सी है, क्या उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी? नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ना। एक ट्यूबलाइट फ्यूज होने से दूसरे ट्यूबलाइट की जो है ब्राइटनेस बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता। तो यहाँ पे उसकी करंट सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि वहां पे क्यों सेम रहेगी? रीजन, पैरेलल में, पैरेलल में है तो उसमें कितनी करंट पास होगी, दैट विल डिपेंड ऑन इट्स रेजिस्टेंस, उस पर्टिकुलर अप्लायंस के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दूसरे अप्लायंस उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका स्विच यहाँ पे है, इसका स्विच यहाँ पे है, फिर इसका स्विच यहाँ पे है, तो जिस स्विच को ऑन करोगे उधर से तो करंट पास करेगी ना। तो अगर यहाँ पे मान लो कि बीच वाली अप्लायंस जो है वो फ्यूज हो गया, बीच वाली अप्लायंस फ्यूज हो गया, उसमें से करंट पास नहीं कर रहा, अब यहाँ से कितना, बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा? 3 एम्पियर अभी निकलेगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। जितना अप्लायंस चलाओगे घर में उतनी तो करंट पास होगी ना। तो पहले के कंडीशन में केवल 3 एम्पियर, लेकिन अब एक सर्किट फ्यूज हो गया तो उसमें तो करंट जाएगी नहीं, तो यहाँ से क्या बैटरी से उतनी सेम करंट पास होती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, करंट विल चेंज, करंट अब यहाँ से निकलेगा ही का। ओके, जितना कम अप्लायंस यूज करते हैं उतनी कम बिजली खर्च होती है ना हमारे घर में, वही चीज यहाँ पे। ये क्लियर हो गया पैरेलल सीरीज वाला पॉइंट। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है हमारा 18 का सी वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग 18 के डी वाले पार्ट में। 18 का डी वाला पार्ट है कि रेजिस्टेंस, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है इसका आंसर। कैसे ये वैरी करता है? तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस विल लेस। हम लोग कहते हैं 3.3 की लगा ठीक और फिर भी कर सकते हो सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो जी बच्चा, क्या है, कुछ डाउट है किसी को? सर पार्ट सी में हम ये भी वोल्टेज भी मेंशन कर सकते हैं क्या? क्या मेंशन कर सकते हैं? वोल्टेज वाला पॉइंट। हाँ, पॉइंट मेंशन कर सकते हो वोल्टेज वाला। सर और अगर यही क्वेश्चन आया तो हमें सीरीज और पैरेलल दोनों का लिखना होगा या सिर्फ सीरीज का लिखना होगा? नहीं, सिर्फ सीरीज का। अगर मान लो आपसे पूछा पैरेलल का एडवांटेज, तो पैरेलल के सारे पॉइंट्स लिख दीजिए। सीरीज का डिसएडवांटेज, तो सीरीज के सारे पॉइंट्स लिख दीजिए। आप सीरीज का एडवांटेज है। सीरीज का, हाँ मैं उसमें देखो, पैरेलल का एडवांटेज पूछा तो ये वाला पॉइंट लिखे सारा, सीरीज का डिसएडवांटेज पूछा तो ये पॉइंट लिखे, दोनों के बीच में डिफरेंस आया तो दोनों पॉइंट लिख दीजिए। और अगर क्वेश्चन आ गया कि सीरीज के क्या एडवांटेज है, तो सीरीज का कोई एडवांटेज है? हाँ बिल्कुल, यही एडवांटेज है इसका। अगर बहुत सारे लाइट्स को एक साथ कनेक्ट कर, जैसे मान लो सोसाइटी में बहुत सारे बल्ब है ना, सोसाइटी के बहुत सारे बल्ब हैं और गार्ड के पास एक स्विच है, उसने स्विच को रात में ऑन किया, पूरी सोसाइटी के बल्ब एक साथ ऑन हो गए, तो वहां पे वो क्या है, सीरीज में है। वहां से सीरीज में, आगे फिर पैरेलल में होगा, वहां से स्विच सीरीज में है, तो उससे क्या होगा कि सारे के सारे एक साथ ऑपरेट। दिवाली की जो लाइट होती है जिसको हम सीरीज बल्ब नाम ही बोलते हैं ना, सीरीज बल्ब। तो सीरीज बल्ब क्यों नाम बोला जाता है? क्योंकि उसमें सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक स्विच से सारे के सारे अप्लायंस ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर सारे अप्लायंस को एक साथ कनेक्ट करना हो तब हम यूज करते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूज्ड इन यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन?
तो हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम का ही यूज क्यों करते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ, जो बताओगे इसका आंसर हैंड रेज करो। कॉपर या एल्युमिनियम का वायर ही क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल